एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, नर्व सेल्स, न्यूरॉन, हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स इन प्लांट्स, मूवमेंट्स इन प्लांट्स, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्टिंग विथ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो पहला टर्म है स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? An agent or sudden change in the external or internal environment which causes a change in an organism or any of its body part। मतलब सराउंडिंग में कोई भी चेंज हो रहा है या तो एक्सटर्नल या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म को या फिर उसके बॉडी पार्ट्स को अफेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो बाहर बहुत ज़्यादा हीट पड़ गई तो हमारी बॉडी को इफेक्ट होगा, हमें हीटनेस फील होगी। मान लो बाहर बहुत ज़्यादा कूलिंग हो गई तो हमें ठंडक महसूस होगी, हमारी बॉडी में चेंज होगा। तो यही स्टिमुलस है। ठीक है, तो कुछ स्टिमुलस के एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है? फॉर सर्वाइवल एन ऑर्गेनिज्म बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलाई इट रिसीव्स। मतलब अगर एक इंसान को सर्वाइव करना है, मतलब जिंदा रहना है, तो जितने भी स्टिमुलस वो रिसीव करता है उसके अकॉर्डिंग उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मान लो एक गर्म कप रखा है और उसे तुमने टच कर दिया तो ऑब्वियसली तुम्हारे हाथ में जलन होगी, लेकिन तुम उसे लगाए रहो, मस्त एकदम छुए है तो फिर तुम्हें जल जाओगे, तुम्हारे हाथ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर तुम स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिमूव कर लोगे, अपना हाथ रिस्पॉन्ड करेक्टली करोगे, तो तुम्हारा हाथ जलने से बच जाएगा। तो यही होता है कि अगर किसी को स्टिमुलस कोई रिसीव हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए अगर वो सर्वाइव करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? द चेंज इन ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग फ्रॉम अ स्टिमुलस। अब जो चेंज उस ऑर्गेनिज्म में हुआ है वही हमारा रिस्पॉन्स होता है। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? नर्व सेल्स विच इमिटेट वेव्स ऑफ इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग अ स्टिमुलस। ज़रूरी नहीं है सिर्फ नर्व सेल्स ही हो, कोई भी सेल भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी हो सकता है, या फिर कोई ऑर्गन भी हो सकता है जो क्या करता है? स्टिमुलस को रिसीव करता है। रिसेप्टर का काम क्या है? रिसीव स्टिमुलस। स्टिमुलस को रिसीव करना ही हमारे रिसेप्टर का काम है। तो वो रिसीव करता है स्टिमुलस को और फिर उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी के लिए ब्रेन को मान लो, तो ब्रेन के पास ले जाने का काम होता है रिसेप्टर्स का। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्टर की। इफेक्टर्स क्या होते हैं? मसल्स और ग्लैंड्स व्हिच कॉन्ट्रैक्ट और सीक्रेट सब्सटेंसेस ऑन रिसीविंग एन इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब मान लो तुमने एक गरम कप को हाथ लगाया। अब जब तुमने इस गर्म कप को हाथ लगाया तो जो तुम्हारे हाथ की मसल्स थी, वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थे उन्होंने इसको रिसीव करा और इसकी इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक दी जाके। अब ब्रेन ने तुरंत कहा कि ये तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, इसलिए हमें इस हाथ को रिमूव करना पड़ेगा। तो जब तुमने हाथ का रिमूवल करा, ये जो तुमने रिमूवल करा ये किसकी मदद से करा? ये तुमने हैंड की मसल्स की मदद से करा। और यही जो हैंड की मसल्स है जो हमारा रिमूवल यानी कि बेसिकली मूवमेंट कराने में मदद करती हैं, वही इफेक्टर्स होती हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो इफेक्टर्स क्या है? ऐसी कोई भी मसल्स या फिर ग्लैंड्स जो कोई सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं या फिर कोई मूवमेंट करती हैं जिसकी वजह से हम लोग स्टिमुलस के अगेंस्ट बच सकते हैं। बेसिकली हम लोग कोई रिमूवल या फिर प्रोसेस फॉर आर प्रोटेक्शन। ठीक है, जो स्टिमुलस हमारे लिए हार्मफुल है उससे प्रोटेक्ट होने के लिए जो हम लोग प्रोसेस करते हैं वो हमारा इफेक्टर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं? ठीक है, फंक्शंस ऑफ द नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते हैं। कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, अब हमारे आसपास क्या हो रहा है? आसपास ठंडक है, आसपास गर्मी है, आसपास बहुत ज़्यादा रोशनी है या फिर आसपास अंधेरा है, ये सब पता लगाने के लिए सेंसरी ऑर्गन्स बहुत ज़रूरी होते हैं और सेंसरी ऑर्गन्स को प्रोसेस करने के लिए नर्वस सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। कंट्रोल्स हार्मोनियसिस ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज़, एग्जाम्पल रनिंग एंड राइटिंग। वो बहुत सारी तुम जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हो जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना, सुनना, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से पॉसिबल होता है। इनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन, है ना? जो हम लोग हमारे दिमाग में एक लॉजिक डेवलप कर पाते हैं, कोई चीज़ याद कर पाते हैं, मैथ्स के फॉर्मुलाज याद कर पाते हैं या फिर किसी चीज़ को क्वेश्चन कर पाते हैं, रीज़न पूछ पाते हैं, तो ये जो हमारे दिमाग में लॉजिक आता है, फ्रैक्शन आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम ओनली। ठीक है, और क्या रेगुलेट्स द इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग एंड बीटिंग ऑफ द हार्ट। बहुत सारी इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता है, वो बॉडी अपने आप ही करती है, लेकिन उसके लिए भी नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि नर्वस सिस्टम का अगर एक समरी देखें तो वो सारे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कराती है हमारी बॉडी में। कौन कराती है? नर्वस सिस्टम। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन क्या होता है? तो इतना समझ लो यार कि न्यूरॉन इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसका मेन काम होता है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, बेसिकली जो स्टिमुलस होता है वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में सीएनएस यानी कि ब्रेन तक पहुंचाने का काम होता है हमारे न्यूरॉन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। दिस इज द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन। इस तरह से हमारा एक न्यूरॉन दिखता है। डेंड्रॉन हटा दो भी, डेंड्राइट, साइटॉन या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा, एक्सॉन, और ये है हमारा नर्व एंडिंग, नर्व का एंड पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे न्यूरॉन की न्यूक्लियस है ना, ये उसका साइटोप्लाज्म है। और क्योंकि ये न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है इसलिए हम लोग इसे
न्यूरोप्लाज्म भी कह देते हैं। ठीक है, चलो अब इसके पार्ट्स को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। सेल बॉडी सोमा या फिर साइटोन का काम क्या होता है? इट हैज़ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। तो बहुत सारे इसमें सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, हमारा ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, तो वही सारे काम जो होते हैं वो हमारी सेल बॉडी के अंदर होते हैं। फिर बात आती है डेंड्राइट्स की। तो डेंड्राइट्स आर ब्रांच साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल बॉडी। ठीक है, बेसिकली जब जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है इस तरह से गोल, वो इस तरह से ऐसे आगे एक्सटेंड हो जाता है, इस तरह से ऐसे आगे एक्सटेंड हो जाता है, और यही हमारे डेंड्राइट्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्सॉन, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द सेल बॉडी, मतलब हमने सेल बॉडी के एक डेंड्राइट को ऐसे आगे बड़ा कर दिया है। द एंड पोर्शंस ऑफ द एक्सॉन्स हैव सॉलिड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स विद स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, ये जो यहाँ पे ऐसे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं साइनैप्टिक नॉब। ठीक है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? साइनैप्टिक नॉब। और इसमें क्या स्टोर होता है? तो इसमें हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स स्टोर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, और जो एंड पोर्शन है एक्सॉन का, उसे हम लोग न्यूरॉन एंड कहते हैं, नर्व एंडिंग। ठीक है, या फिर कई लोग इसे एक्सोनल एंड भी कहते हैं। आई होप ये समझ आया होगा। ठीक है, तो एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सेल बॉडी क्या है? सेल बॉडी हमारा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का सेक्शन है, जहाँ पे सब होता है, सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, सारे फंक्शन वहाँ पे परफॉर्म होते हैं। डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स है कि साइटोप्लाज्म हमारा स्ट्रेच हो गया है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। एक्सॉन क्या है? तो एक्सॉन हमारा एक लॉन्गर डेंड्राइट है जो बेसिकली प्रोसेस होता है सेल बॉडी से, और जो इसके एंड पोर्शन होते हैं इसे हम लोग नर्व एंडिंग कहते हैं, और इसमें जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग साइनैप्टिक नॉब्स कहते हैं, जहाँ पे हमारा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइनैप्स की। अब मैंने भी बताया था न्यूरोट्रांसमीटर और साइनैप्टिक नॉब, अब हम लोग उसका काम समझेंगे। साइनैप्स, द साइनैप्स इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका? मान लो ये एक न्यूरॉन है, और एक ये न्यूरॉन है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सिग्नल इस न्यूरॉन ने लिया और डायरेक्ट इसी न्यूरॉन ने ब्रेन में डाल दिया, इस न्यूरॉन ने सिग्नल लिया और इसी ने ब्रेन में भेज दिया। क्या ऐसा होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ये इस न्यूरॉन ने लिया, फिर ये आगे वाले न्यूरॉन को पास ऑन करेगा, फिर वो आगे वाले न्यूरॉन को पास करेगा। तो तुम्हें लगेगा कि ये जो बीच में गैप है, ये गैप नहीं होना चाहिए, ये दोनों एकदम आसपास होने चाहिए, मतलब एकदम एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, तभी ट्रांसमिशन हो पाएगा, वरना ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। तो ये तुम्हारी गलत सोच है। बीच में एक गैप होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखने वाला गैप होता है, ये माइक्रोस्कोपिक गैप ही होता है हमारा साइनैप्स। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोपिक गैप है इसी को हम लोग साइनैप्स कहते हैं। अभी गैप क्या होता है? तो इस गैप में बेसिकली हमारे कुछ ट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रांसमीटर्स क्या है? यही है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांसमीटर्स कुछ लिक्विड लाइक सब्सटेंसेस होते हैं जो नर्व इम्पल्स को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में मदद करते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जैसे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे ये हमारा एक्सॉन है, ये हमारा एंडिंग है, तो ये हमारा एक तरह से साइनैप्टिक नॉब हो जाएगा। ठीक है, अब साइनैप्टिक नॉब में ये बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे साइनैप्टिक नॉब से कुछ सिक्रीशंस निकल रहे हैं, दिख रहा है? यहाँ से साइनैप्टिक नॉब से कुछ सिक्रीशंस निकल रहे हैं। ठीक है, और जो ये सिक्रीशंस हैं यही है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स। ठीक है, यही है हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स, और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं यही हेल्प करते हैं इन द ट्रांसमिशन। किसके ट्रांसमिशन में? हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, नर्व इम्पल्स। समझ आया? यहाँ पे जो ये साइनैप्टिक नॉब है इसने कुछ सिक्रीशंस, ठीक है, ये क्या है? ये हमारा साइनैप्टिक नॉब, इसने कुछ सिक्रीशन सिक्रीट करे और ये हमारे दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में आ गई। डेंड्राइट है, बीच में गैप भी है, तो इस सिक्रीशन की वजह से हमारे क्या हुआ? हमारा नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़, एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ अ न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन आर सेपरेटेड बाय फाइन गैप, आई अ साइनैप्टिक क्लेफ्ट। क्लेफ्ट क्या होता है? भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, साइनैप्स बस याद रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The nerve impulse is sent across synaptic cleft with the help of neurotransmitter acetylcholine. Forget it. बस इतना याद रखो कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की मदद से हमारा एक्सॉन से बेसिकली नर्व एंडिंग से दूसरे सेल के डेंड्राइट तक पहुंचाने का काम कौन करता है? न्यूरो ट्रांसमीटर्स करते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। विद दिस हम लोगों का न्यूरॉन वाला पार्ट, साइनैप्स वाला पार्ट खत्म होता है। अब बचा है लास्ट पार्ट, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। इस पार्ट को आज खत्म करके हम लोग आज के लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। इनवॉलंटरी एक्शन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्स एक्शंस। अब ये ऐसी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल स्टिमुलास होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, दैट आर हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, तो ऐसे इन्वॉलंटरी एक्शंस जो उन स्टिमुलाइज के लिए होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हीं को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। और जो ये एक्शंस होते हैं ये काफ़ी इमीडिएट होते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ हो जाएंगे, नहीं, तुरंत हो जाते हैं। और ये कौन कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है PNS यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि इसमें ब्रेन की बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। अगर कोई पूछे कि ब्रेन क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन में, तो कुछ करता है, लेकिन क्या उसका मेन काम है? तो मेन काम नहीं है। मेन काम किसका है? स्पाइनल कॉर्ड और PNS का। PNS क्या है? PNS मतलब न्यूरॉन। ठीक है, CNS मतलब ब्रेन,
और स्पाइनल कॉर्ड। चलो, द पाथ ट्रैवल बाय द इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब भाई एक पाथ भी ट्रैवल करेगा हमारा न्यूरॉन, नर्व सेल, इम्पल्स, है ना। नर्व इम्पल्स जो पाथ ट्रैवल करेगा वो पाथ ही है हमारा रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब वो पाथ क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टिमुलस, रिसेप्टर, ये और ये, आप समझते हैं इसको। सबसे पहले स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस हमने रिसीव करा, कौन रिसीव करेगा, रिसेप्टर रिसीव करेगा, ठीक है। उसके बाद वो हमारा सेंसरी नर्व फाइबर या फिर सेंसरी न्यूरॉन ने उसे रिसीव करा, रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन ने उसे लिया, फिर उसने उसे सीएनएस में सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को दिया, ब्रेन को नहीं दिया। उसके बाद वो इफरेंट नहीं, मोटर नर्व फाइबर यानी कि न्यूरॉन को दिया, वहाँ से वो मसल या ग्लैंड यानी कि बेसिकली एफेक्टर के पास गया और फिर हमारा रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। आई होप ये समझ आया होगा। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्टिमुलस आया, स्टिमुलस किसने रिसीव करा, स्टिमुलस रिसीव करा रिसेप्टर ने। उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर से वो इन्फॉर्मेशन या फिर वो चेंज सीएनएस को दिया, और सीएनएस में किसी सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को नहीं। फिर उसने वो मोटर न्यूरॉन को दिया, फिर वो एफेक्टर के पास गया और फिर वो हमारा रिस्पॉन्स बन के जनरेट हो गया। इतना याद रखना है इससे कि न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, सेंसरी और मोटर, ठीक है। एक और चीज़, सीएनएस का क्या मतलब है, मैंने ऊपर भी बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और टीएनएस का क्या मतलब है, न्यूरॉन। आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्लेक्स आके कुछ एग्जांपल्स, व्हेन यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट यू विथड्रॉ योर हैंड फ्रॉम इट इमीडिएटली। ऐसा तो नहीं होता है हाँ मज़ा आ रहा है गरम गरम तुरंत निकाल देते हो वरना तुम जल जाओगे। शिवरिंग, जब बहुत ठंड लगती है तो तुम कांपते हो, या फिर स्वेटिंग, जब बहुत हॉट होता है, बहुत गर्मी होती है, तुम एकदम पसीने से छलो छल हो जाते हो, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स ऑफ द आई व्हेन इट इज टू डार्क, जब बहुत अंधेरा होता है तो प्यूपिल्स बड़े हो जाते हैं, जब बहुत रोशनी होती है तो प्यूपिल्स छोटे हो जाते हैं। When you smell your favorite dish, your mouth waters, वाह मम्मी ने एकदम टेस्टी कुछ बनाया है, पानी एकदम भर गया है मुंह में, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इतना याद रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शंस आर वेरी इमीडिएट एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज, ठीक है। हम लोगों ने आज के काफी मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग सीएनएस और पीएनएस को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की क्लास का होमवर्क है, यू हैव टू आंसर दैट व्हाट इज एनएमजे। एनएमजे का फुल फॉर्म भी बताना है, एनएमजे क्या होता है तुम्हें ये भी बताना है। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू गाइस, बाय बाय।